हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैं जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान जो होता है सोशल साइंस, उसके मॉडल पेपर की चर्चा करूंगा। आज मैं प्रथम 20 क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उस पर डिस्कशन करूंगा और थोड़ा उस पर डीप जाऊंगा। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन करा के आंसर टिक करा दूं, मैं कोशिश ये करूंगा उस पर 2-4 शब्द और जो ऐड हो सकते हैं उनको भी जोड़ूंगा। और अगर मित्रों मेरी ये सीरीज आपको अच्छी लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे भी जुड़ सकते हैं, उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अगर कोई क्वेरी आपकी होती है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको नियत समय के अंदर जरूर मिल जाएगा। और साथ में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इस पर भी अगर कॉल करेंगे, मैं व्हाट्सअप करेंगे तो इस पर भी आपको रिप्लाई मिल सकता है, जो नंबर है 740839595725। ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पर भी आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप कोशिश करिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ने की, उस पर आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ अपलोड होती है, सब कुछ मिल जाएगा। ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, जो क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका भी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहां भी दे दूंगा, और साथ में आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी इसको अपलोड करा दूंगा, जिससे कि क्या है कि आपको मैं यहां पूरा क्वेश्चन तो लिखूंगा नहीं, जो नहीं लिखूंगा वो भी आपको दिख जाए, जिससे कि आपका काम आराम से बन सके। तो इसलिए आगे हम चलते हैं। तो इसको देखिए, पहले ही क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तो देखिए यहाँ मैं इस चीज़ को लिखता नहीं हूँ, मैं शार्ट में लिखूंगा और क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद का उदय। पहला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है वह क्या है, राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था और कहाँ हुआ था। इसका प्रश्न क्या है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, किस देश में हुआ था। तो ऑप्शन में 4 हैं, जैसे है जर्मनी, आपका जर्मनी, उसके बाद दिया फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, फिर इटली, और इटली के बाद दे दिया है ब्रिटेन। इन 4 देशों में से किन देशों में राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, फ्रांस। इसका आंसर जो होगा फ्रांस। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि विश्व में पहली बार कहां पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो उसमें देश न दे करके आपको क्या दे दे, जैसे यूरोप महाद्वीप दे दे, एशिया महाद्वीप दे दे, अफ्रीका महाद्वीप दे दे, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऐसे दे दे। फिर आप क्या करेंगे, तो वहां पे आपको क्या टिक लगाना है, वहां टिक करना होगा यूरोप महाद्वीप में। अगर देश दिया तब तो फ्रांस होगा, और अगर देश नहीं दिया, जैसे यूरोप, एशिया ऐसा करके दे दे, तो आपको आंसर क्या लगाना है, यूरोप। जबकि क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा इसको इसीलिए कह रहा हूं। देखिए आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ओनली आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको लिमिटेड चीजें मिलेंगी। उसके बाद इसकी अगर चर्चा हम करें तो 19 जो आपका 1789 था, उस समय वहां पे क्या हुआ था कि जो राजतंत्र था, राजतंत्र से वहां प्रजातंत्र में सरकार की यह सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। इसलिए क्या हुआ था कि वहां पे माना जाता है कि ये फ्रांस है, वहीं पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ड्यूक मेटरनिख। क्या है, ड्यूक मेटरनिख मिल। ड्यूक मेटरनिख मिल ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था। सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था, ये है। तो इसका आंसर जो जाएगा वह किसको जाएगा, ये भी कहाँ के हैं, ये ज्यूसेपी। ये कौन, किसको माने हैं, इसको अगर माना जाए तो दुश्मन किसको माने हैं, ज्यूसेपी मैत्सनी को। किसको मान लिए हैं, ज्यूसेपी मैत्सनी को, ज्यूसेपी मैत्सनी को। ये भी यूरोप के ही थे। इनको क्या माने थे कि यह क्या मान लिए थे कि यह सामाजिक व्यवस्था के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो ये आप आंसर टिक करें। अगला क्वेश्चन अगर हम ले, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी, वो अगला क्वेश्चन आपका जो है उसके कौन होंगे, आंसर होगा आपका रिचर्ड आर्कराइट। ये होंगे इसके
सही राइट आंसर होगा कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? तो इस किसने रखी थी? रिचर्ड आर्कराइट ने रखी थी। अब हम इसको और इरेज करते हैं और उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चले मित्रों, तो चौथा क्वेश्चन जो है 1928 से लेकर के 1928 से लेकर के 1934 से लेकर के 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत गेहूं की कीमत में 50% तक गिरावट आई थी, कमी आई थी, भारी कमी आई थी। तो वो क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिरी थी, इसका क्या कारण था? जो कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका क्या कारण था जो ये गिरा? अब देखिए इसमें 4 आंसर हैं, ऑप्शन है। कौन कौन है? पहला है तो है कीमतों में गिरावट। पहला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो था वो उत्पादों के कीमतों में गिरावट आई। पहला क्या था? कीमतों में गिरावट। और दूसरा आंसर ऑप्शन क्या है इसका? दूसरा ऑप्शन हुआ कि कीमतों का बढ़ना, फिर कीमतों का स्थिर रहना और फिर कोई नहीं। तो देखिए कीमत में गिरावट, कीमत में बढ़ोतरी और उसके बाद कीमत स्थिर रहना और कोई भी नहीं। तो देखिए मित्रों, आप सभी जानते हैं 1928 से लेकर के 1934 के बीच विश्व में बहुत बड़ी मंदी आई थी, जिसमें क्या हुआ था कि भारत में गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता, गेहूं के उत्पादन में भारी कमी आई, 50% तक इसकी कमी आ गई थी। और ये महामंदी में ये भी बता दूं कि जहां पर अपने भारत में पटसन खेती करने वाले किसान थे उनको भी भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि उस समय निर्यात और आयात में बेहद कमी आ गई थी। जब कोई सामान बाहर जाएगा वो कम कीमतों में जाएगा तो किसानों को क्या होगा? नुकसान। उसी समय पटसन के भी व्यापारी थे जो सोचे थे हम भारी भरकम इसमें मुनाफा कमाएंगे, लेकिन उनको भी क्या हुआ था? भारी भरकम नुकसान हुआ था मुनाफे की जगह। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा राइट आंसर अगर देखें तो राइट आंसर क्या होगा? कीमतों में गिरावट के कारण क्या हुआ था? कीमतों में क्या था? गिरावट हुई थी विश्व बाजार में। कीमतों में गिरावट, जब विश्व बाजार में कीमतों की गिरावट हुई तो क्या हुआ? इसी कारण भारत में भी, जैसे जो चीज हम विश्व में बेच रहे हैं और बेचेंगे, जब वहां पे महंगा होगा तो हमारे रेट क्या होंगे? ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। लेकिन जब वहां विश्व बाजार में क्या होगा कि बढ़ोतरी हो जाएगी कीमत की, तो वो लेगा ही नहीं, या लेगा तो आधे दाम पे लेगा, तो हमारे यहाँ भी वो क्या होगा? सस्ता बिकेगा। यही होता है विश्व बाजार। और आपूर्ति बराबर मांग होगा, अगर मांग के बराबर आपूर्ति है तो वो क्या होगा? बैलेंस रहता है। लेकिन आपूर्ति ज्यादा हो, मांग कम हो तो ऑटोमेटिक क्या होगा? उसका दाम घटेगा। और यदि आपूर्ति कम हो और मांग ज्यादा हो तो उसका दाम क्या होगा? बढ़ेगा। यही क्या होता है? इकोनॉमिक्स यही है बैलेंस। मतलब कि अगर मांग ज्यादा है किसी चीज की भी मांग, हम कहते हैं जैसे इस पेपर की मांग बहुत ज्यादा है और इसकी आपूर्ति कम है, तो इसको कितने में भी बेचा जा सकता है? 2 रुपए का पेपर 2000 में भी बेचा जा सकता है। लेकिन अगर इसकी आपूर्ति बहुत ज्यादा है और मांग कम लोग कर रहे हैं, ये 2000 पेपर हम बना लिए हैं लेकिन हमें मांगने वाले 2 लोग हैं, तो वो कहेंगे अगर 10 पैसे में दो तो हमें हो सकता है कि जितने में बनाए उससे भी कम में बेचना पड़े, क्योंकि मेरी मजबूरी है बेचना, इसलिए बेचेंगे। वहां पे क्या होगा? गिरावट आएगी। अगला क्वेश्चन अगर देखें बच्चों तो क्या है आपका अगला क्वेश्चन? 5वां क्वेश्चन 1448 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, सन याद रखिएगा 1448। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण है। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने, कौन? गुटेनबर्ग ने 1448 में गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इनके द्वारा बाइबिल लिखा गया था। इनके द्वारा क्या लिखा गया था? बाइबिल लिखा गया था। और इस बाइबिल लिखा गया था, ये महत्वपूर्ण है। इनका 3 चीज इससे बन सकता है कि बाइबिल का प्रकाशन जो गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था किस सन में किया गया? तो 1448 में। दूसरा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है 1448 में बाइबिल के प्रकाशक मतलब कि राइटर कौन थे, कौन सी पुस्तक थी? तो आप बता सकते हैं कि कौन होंगे? गुटेनबर्ग। उसके बाद ये गुटेनबर्ग के बारे में पूछा जा सकता है, ये कौन थे? तो ये एक प्रकार के प्रकाशक भी थे। ये क्या थे? एक प्रकाशक भी थे। तो इसलिए इनसे 3-4 क्वेश्चन जो बनता है वो आपको आंसर देना होगा। ये जर्मन के आविष्कारक एवं प्रकाशक दोनों थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बन रहा है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव।
अगला क्वेश्चन 6 जो है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव। अब देखिए सरकारें दो प्रकार की हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लेकिन ये सामुदायिक सरकार हो गई, तीसरी सरकार वहां पे बन रही है। तो ये तीसरी प्रकार के सरकार का जो चुनाव होता है किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा कि भाषा विशेष पर। क्या होता है इसका राइट आंसर देखा जाए तो एक भाषा समुदाय के लोग करते हैं, एक भाषा समुदाय के लोग इसका चुनाव करते हैं। अब भाषा समुदाय के लोगों में कौन कौन होंगे? तीन प्रकार के लोग होते हैं, डच होते हैं, उसके बाद फ्रेंच होंगे और जर्मन होंगे, फ्रेंच होंगे और जर्मन। ये तीन लोग होते हैं, तीन भाषा समुदाय के लोग इसमें जुड़े होते हैं। यही तीन समुदाय के लोग क्या करते हैं? आप इनको चुनाव में जिताते हैं, मतलब वोट देते हैं, मतदान करते हैं इनके लिए। और ये भी बता दूं कि इसमें यह भी निर्धारित है कि अगर डच है तो वो डच वाले प्रतिनिधि को चुनेगा, फ्रांस है तो फ्रांस वाले प्रतिनिधि को चुनेगा, और जर्मन है तो जर्मन वाले प्रतिनिधि को चुनेगा। और उन प्रतिनिधियों का दायित्व होता है कि उनकी संस्कृति, उनके संस्कार को आगे बढ़ावा देना। चूंकि वो उस समुदाय से आगे गए हैं, इसलिए उस समुदाय के प्रति पूर्ण रूपेण उत्तरदायित्व उन्हीं लोगों, उन प्रतिनिधियों का होता है। देखिए ये थोड़ा डीप इसलिए बता देता हूं कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन रिलेटेड बन सके तो आप उसका समुचित और सम्यक उत्तर देने के लिए सक्षम रहें। अगला क्वेश्चन जो है 7वां, क्वेश्चन 7 हम देखें तो क्वेश्चन 7 जो कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? अब देखिए यहां पर संघीय सरकार की बात करी जा रही है, संघीय सरकार। अब संघीय सरकार आप सभी जानते हैं, जैसे अपने यहाँ संघीय सरकार देखा जाए तो भारत में संघीय व्यवस्था है, जैसे केंद्र अलग है, राज्य अलग है, तो ये संघीय व्यवस्था हो गई। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? इसमें ऑप्शन दिए हैं, कठोर एवं लिखित सरकार। तो कठोर और लिखित सरकार ये संघीय सरकार का क्या है? ये आधार है, ये सही है। तो ये आपका यहां राइट आंसर नहीं होगा, चूंकि ये संघीय सरकार के अंग है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का केंद्रीकरण, देखिए संघीय सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। देखिए शब्दों को समझिए, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सही होता है बच्चों कि केंद्रीकरण का मतलब किसी एक के हाथों में सारी शक्तियों को थोप देना या उसके हाथों में रख देना, लेकिन विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि उसको सम्यक रूप से बांटना, केंद्र और राज्यों में उसको विकेंद्रित कर देना, बांट देना, तो वो होता है आपका विकेंद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह जो दूसरा आंसर है आपका, कि दूसरा आंसर 7वें का क्या है? दूसरा आंसर देखें, शक्तियों का केंद्रीकरण, यही इसका सही आंसर होगा। यह क्या है कि यह केंद्रीय सरकार से संबंधित नहीं है, चूंकि केंद्रीय सरकार से विकेंद्रीकरण संबंधित है, केंद्रीकरण संबंधित नहीं है। और तीसरा ऑप्शन क्या था? संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, ये सही बात है, संघीय सरकार में होना चाहिए। चौथा ऑप्शन क्या है? उपरोक्त में सभी, तो उपरोक्त में सभी ने, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? सेकेंड वाला, केंद्र मतलब संघ का केंद्रीकरण, ये नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 8वां देखें, निम्नलिखित से लैंगिक असमता को बढ़ावा देते हैं। लैंगिक असमता, लैंगिक असमता, लैंगिक अक्षमता को बढ़ावा कौन कौन देता है? देखिए लैंगिक अक्षमता को बढ़ावा कहां से मिलती है? जैसे श्रम, इसमें ऑप्शन में देख लेता हूं कौन कौन है। श्रम का लैंगिक विभाजन, श्रम का लैंगिक विभाजन, यह लैंगिक अक्षमता को क्या है? बढ़ावा देता है। जैसे उसमें क्या है कि बांट दिया जाता है कि ये इस लिंग वालों को यहां रखा जाएगा, इस लिंग वालों को नहीं, मतलब स्त्री पुरुष को यहां रखा जाएगा, यहां नहीं, तो इसमें क्या है? अक्षमता दिख रही है। उसके बाद जैविक बनावट, जैविक बनावट मतलब एक शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट लैंगिक अक्षमता को क्या है? बढ़ावा नहीं देती। वो शारीरिक बनावट या जैविक बनावट, या जैविक बनावट आप तो नहीं बना रहे ना, इसलिए वह नहीं देती। इसका राइट आंसर क्या होगा? जैविक बनावट। तीसरा ऑप्शन क्या है? पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज जो है यह भी लैंगिक असमता का
कारण है, यह भी कारण है, क्योंकि जब जैसे मान लीजिए समाज में खासतौर से भारत में क्या है, पितृसत्तात्मक देश है भारत, यहाँ पर पिता को ज्यादा महत्व दिया जाता है कंपेयर देन मदर। माता के अगर अपेक्षा हम देखें तो पिता को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और हम अपना परिचय भी पिता के नाम से बताते हैं और ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिता के ही नाम पर हमारी विरासत चलती है, माता को नगण्य माना जा रहा है, जबकि धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है कि माँ को भी सम्यक सम्मान देने की बात चल रही है और हो भी रहा है। पहले जैसे पिता की संपत्ति सीधे बच्चों में आती थी, लेकिन आज पिता अगर नहीं है तो उसकी संपत्ति माता में भी परिवर्तित होगी। इससे क्या है कि माँ का भी एक हिस्सा बनेगा, माँ का भी सम्मान बढ़ेगा और माँ का एक अधिकार दिखेगा, और माँ का वहां क्या होगा कि अधिकार होने पर क्या है, अधिकार जिसके पास होगा उसी का सम्मान होगा, बिना अधिकार का किसी का सम्मान उम्मान नहीं होता, ये साफ शब्द में है। तो इसलिए यहाँ क्या है कि जिसको अधिकार दिया जाएगा उसी का सम्मान होगा। इसलिए अब देखा जा रहा है महिलाओं को भी बहुत सारे अधिकार दिए जा रहे हैं, इसीलिए अब इसमें सुधार भी हो रहा है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 9, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है। सांप्रदायिकता की समस्या क्या होती है, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है। देखिए सांप्रदायिकता क्या है पहले समझ लीजिए। सांप्रदायिकता का आशय यह है कि किसी एक समुदाय में, किसी एक धर्म में जातियों में बांट देना, जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्मों में बहुत सारे जातियों को बांट देना, यह सांप्रदायिकता है। कि हम जैसे कि हिंदू धर्म में माना जाए तो बौद्ध भी आ जाते हैं, ये और सारे धर्म आ जाते हैं, जैसे जैन आ गए और धर्म आ जाते हैं, कई सारी जातियां आ जाती हैं, तो उनको अलग अलग मतावलंबी जो मत के अनुयायी होते हैं वो अलग अलग मानने लगे, तो वहां क्या होगा, निश्चित रूप से सांप्रदायिकता भड़केगी। तो ये क्वेश्चन क्या है, 9वां, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है। पहला है जब धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन सभी धर्मों को समान माना जाए। चौथा कुछ धर्मों की प्रधानता। तो यहां क्या है, सांप्रदायिकता कब भड़कती है, कुछ धर्मों की जब प्रधानता हो जाती है, जब कुछ धर्मों की कहीं पे प्रधानता हो जाती है तो क्या होती है, ऑटोमेटिक सांप्रदायिकता भड़क जाती है। जैसे कि मान लीजिए अपने ही देश में कई सारे धर्म, जैसे ये भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अगर यहाँ पर किसी धर्म विशेष को हम मान करके राष्ट्र को चलाएंगे निश्चित रूप से सांप्रदायिकता भड़केगी। या हम ये मान लें कि जितने भी देश हैं, जितने भी अपने यहाँ धर्मावलंबी हैं, किसी को बेहतर माना जाए, किसी को घटिया, जैसा कि आज के मौलवी मौलाना या पादरी या फिर ये धर्म गुरु जितने भी हैं, चाहे हिंदू धर्म गुरु हो चाहे मुस्लिम धर्म गुरु, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को भड़काते रहते हैं, सिर्फ किस लिए कि उनकी एक महत्ता बनी रहे, उनको उनके धर्म के लोग मानते रहे कि ये मेरे आदर्श हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, सदैव एक दूसरे को भड़काते रहते हैं, लड़ाते रहते हैं, अपने धर्म की प्रशंसा दूसरे धर्म की बुराई। जबकि कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता है, उस धर्म के मानने वाले लोगों के लिए वही धर्म सबसे बड़ा होता है, वो वही उसी को माने, लेकिन दूसरे का तिरस्कार करने का उनको अधिकार नहीं है। इसलिए तो ये अगर हम धर्म सांप्रदायिकता अगर बनाए रखें, संप्रभुता बनाए रखें, तो इसके लिए है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा। यदि धर्मों का हम सम्मान नहीं करेंगे तो वहां सांप्रदायिकता निश्चित रूप से भड़केगी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। अब देखिए हमारी बात यहां आती संघ सूची, तो संघ सूची का विषय नहीं है, तो हम ये देख लेते हैं कि भारत में संविधान में वर्णित कितने प्रकार की सूचियां हैं। तो भारत में अगर हम वर्णित संविधान में देखें तो 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और क्या है, समवर्ती सूची। और क्या है, समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार की सूचियां उपलब्ध हैं, आप सभी ने देखा होगा। पहले इनमें कुछ अलग अलग विषय थे, लेकिन अब इनके विषयों में परिवर्तन कर दिया गया था। जैसे कि पहले संघ में कितने थे, 97 विषय थे, राज्य में कितने विषय थे, 66 विषय थे, समवर्ती सूची में कितने विषय थे, 47 विषय थे। ये इतने सब्जेक्ट इसमें दिए गए थे। जैसे अगर हम संघ सूची की बात करें, संघ सूची में कौन कौन विषय आता है, जैसे आप जो केंद्र से निष्पादित होगा,
जैसे डाक हुआ, बैंक हुआ, जैसे राज्य मतलब कि विदेश मामले हुए, जैसे राज्यों के बीच का कुछ मामला हुआ, तो ये सारे चीज किसके अंतर्गत आएंगे, ये केंद्र के अंतर्गत आएंगे। रेलवे हो गया, ये सब केंद्र के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर राज्य की बात हम करें तो राज्यों के बीच जो राज्य में होते हैं, जैसे कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, मत्स्य हुआ, उसके अलावा पुलिस हुआ। पुलिस किसके अंतर्गत आता है, पुलिस आता है सरकारों के अंतर्गत। तो ये सारी सुविधाएं के मतलब कि विषय किसके अंतर्गत रहेंगे, ये रहेंगे राज्यों के बीच। अब बात आती है समवर्ती सूची। समवर्ती संघ सूची का आशय क्या हुआ, उस पर सिर्फ और सिर्फ संसद ही कानून बना सकता है। और अगर राज्य सूची की बात है तो राज्य सूची के अंतर्गत क्या होता है, विधानसभा भी सरकार यहां पर क्या करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी, सरकार बनाएगी। उसके बाद आगे देखें हम समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में अगर हम बात करते हैं तो समवर्ती सूची में देखें तो इसमें क्या होता है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। केंद्र और राज्य दोनों इस पर क्या कर, केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। देखिए यहां समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने के अधिकारी होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कानून के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों में झगड़ा हो जाए या कि दोनों के बीच विवाद हो जाए तो निश्चित रूप से केंद्र के कानून को सर्वोपरि माना जाएगा, राज्य के कानून को उस समय क्या किया जाएगा, निग्लेक्ट माना जाएगा, वहां रद्द माना जाएगा। तो ये और लेकिन वर्तमान में अब ये हमें इन विषयों को तो पढ़ना नहीं है, आज हमें आज के विषयों को देखना है। तो आज के विषय को देखने के लिए मित्रों कि अगर संघ सूची में देखें तो विषयों की संख्या कितनी है, 100। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, 2023 करंट में पूछ सकता है आपसे, तो आप कितने बताएंगे, 100। अगर राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में भी इनकी संख्या 61 हो चुकी है। उसके बाद समवर्ती सूची की बात अगर हम करें तो इसमें कितने विषय हो चुके हैं, 52 विषय हो चुके हैं। तो ये क्या होता है, 52 विषय। अब इसमें मेरा प्रश्न जो था वो हम प्रश्न पे आते हैं, ये तो अगली चीजें हो गई, पृष्ठभूमि बन गई। प्रश्न मेरा था कि निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। अब देखिए इसमें कौन कौन दिया है, प्रतिरक्षा दिया है, प्रतिरक्षा दिया, मुद्रा दिया, उसके बाद शिक्षा दिया, उसके बाद कौन दे दिया है, विदेश मामले दे दिया। कौन दे दिया, विदेश मामले। अब ये 4 विषय दिए, ये पूछ रहा है कौन सा विषय ये संघ सूची का नहीं है। तो आप सभी को पता है प्रतिरक्षा संघ सूची का विषय है, मुद्रा संघ सूची का विषय है, विदेश मामले संघ सूची का विषय है। अब कौन संघ सूची का विषय नहीं है, तो ऐसे भी समझ लीजिए जब 3 उसके हैं तो एक जो बच्चा वही कौन होगा, दूसरे सूची का विषय होगा। तो ये हो गया शिक्षा जो है, यह क्या हो गया, यह दूसरे सूची का विषय है। लेकिन किस सूची का विषय है ये भी जान लीजिए। तो यह किस सूची का विषय है, यह समवर्ती सूची का, कंकरेंट लिस्ट का ये सब्जेक्ट है। किस विषय का, कंकरेंट लिस्ट का ये सब्जेक्ट है। तो इसको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाएगा। अगर इसकी भी पृष्ठभूमि आपसे थोड़ा पूछ ले कि कब ये रखा गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पुरानी बुक होंगी या पुराने गूगल पे सर्च करेंगे पुराने में, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये मिल जाए राज्य सूची में शिक्षा, लेकिन राज्य सूची में नहीं है। आप देखेंगे जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, तो उस समय क्या किया गया था, इनमें से 5 विषय और हैं, जैसे जंगल वगैरह भी मिला के 5 विषय शिक्षा के साथ साथ 5 विषयों को राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो यह समवर्ती सूची में कब आया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह कहां लाया गया, राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी चाहिए जिससे कि क्या हो कि कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन करे आप बता सकें। ऐसा पूछ सकता है कि शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची का विषय आज है, वर्तमान में है, लेकिन इसके पहले किस विषय का, यह किस सूची का विषय था, तो आप आंसर दे सकें किस सूची का विषय था, वह था राज्य सूची का विषय। और कब इसको परिवर्तित किया गया, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें मित्र, तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो देखते हैं हम। 9 हो गए, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। 11वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो 11वां क्वेश्चन निम्नलिखित में पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। देखिए भूमि संकुचन जो बन रहा है पंजाब में, भूमि संकुचन, तो भूमि संकुचन का आशय क्या है बच्चों की, जैसे देखा जाए यह भूमि संकुचन हम करते हैं, भूमि संकुचन
तो भूमि संकुचन जो है वो क्या है कि मतलब भूमि को कटाव, संकुचित होना, भूमि संकुचित होना। यह भूमि संकुचित क्यों हो रही, इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। गहन खेती, दूसरा अधिक सिंचाई, तीसरा वनोन्मूलन, चौथा क्या है अति पशुचारण। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से क्या हो सकता है। पंजाब में आप सभी देखते हैं कि वो सब लोग उन्नत खेतियां करते हैं और खेती जितना ज्यादा करेंगे उसमें निश्चित रूप से क्या करेंगे, पानी भी भरेंगे, और पानी भरेंगे जब पानी ज्यादा डालेंगे तो उससे क्या होगा, कुछ न कुछ तो उसके होंगे। तो फिर क्या होगा कि इसमें आंसर क्या होगा निम्नलिखित में पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई। क्या होगी, अधिक सिंचाई। तो ये अधिक सिंचाई के कारण क्या हो रहे हैं, ये वहां की भूमि खराब हो रही है। वैसे भी आप सभी जानते हैं भूमि मृदा अपरदन आपने पढ़ा होगा। मृदा अपरदन क्या है, मिट्टी का कटाव। और मिट्टी का कटाव किन कारणों से होता है, इनके कई सारे कारण हो सकते हैं। मिट्टी का अपरदन जो होता है, जैसे उसमें जल बहाव बहुत ज़्यादा हो, उसके बाद वन उन्मूलन से भी मिट्टी अपरदन, मृदा अपरदन होता है। चूंकि जब बहुत सारे पेड़ रहते हैं तो मिट्टी को रोक के रखते हैं, पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बहाव आएगी, सब काटती हुई चली जाएगी। तो ये सारे कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन हम 12वां देखते हैं। 12वां क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। 12वां क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए यहां मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको पीडीएफ में दूंगा, ऑलरेडी मैं इस लिंक में भी पीडीएफ डाल दूंगा और आपको टेलीग्राम पे भी पीडीएफ मिलेगी, इसलिए मैं पूरे क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूं। इससे टाइम की थोड़ी बचत है और मुझे बोलने में बेहतर है। तो यहां क्या है कि अगर 12वां क्वेश्चन देखें तो 12वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान करना है। क्या करना है यहां पे, मिलान। पहला है भाखड़ा नांगल, पहला है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल क्या है, ये बांध है। दूसरा क्या है, हीरा कुंड। दूसरा क्या है, हीरा कुंड। तीसरा क्या है, सरदार सरोवर। सरदार सरोवर ये भी क्या है, डैम ही है, बांध ही है, सरदार सरोवर। और चौथा क्या है, टिहरी। चौथा क्या है, टिहरी। अब ये 4 हैं। अब इनमें से संबंधित देखिए नदियां दी हुई है। पहला तो दिया है नर्मदा, दूसरा दे दिया नर्मदा के बाद दे दिया भागीरथी, दूसरा दे दिया भागीरथी, तीसरा दे दिया भागीरथी के बाद सतलुज, सतलुज या सतलज जो भी आप बोलें। उसके बाद अगला क्या है, महानदी। अगला क्या है, महानदी। अब इन 4 नदियों को क्या करना है, जोड़ना है। इन 4 नदियों को क्या करना है, जोड़ना है। अब 4 नदियों को अगर बच्चों जोड़ते हैं तो इसको हम जोड़ के देखेंगे। बैटरी लो हो रही है। 4 नदियों को अगर हम जोड़ें तो यहाँ क्या है, हमारा आंसर आएगा कि जैसे भाखड़ा नांगल कहाँ है, भाखड़ा नांगल पंजाब में है। अब भाखड़ा नांगल जब पंजाब में है तो पंजाब में कौन सी नदी है, सतलुज नदी है, ये पंजाब में है। और ये भी बता दें भाखड़ा नांगल जो बांध है वो विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, याद रखिएगा। फिर हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पे है ये भी आपको जानना पड़ेगा कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है। तो ये हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है। उड़ीसा कहाँ है, महानदी उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में गए। अब उड़ीसा में गए तो ये भी क्या है, यह विश्व का सबसे बड़ा लंबा बांध है, विश्व का सबसे विशालकाय बांध हीराकुंड है। और भारत का भी सबसे बड़ा बांध कौन होगा, तब यही होगा भाई, विश्व का हुआ तो भारत का भी होगा। तीसरे अगर सरदार सरोवर की बात करें तो सरदार सरोवर कहाँ है, सरदार सरोवर पर ही क्या है, सरदार सरोवर बांध पर ही क्या बना गया है, स्टैच्यू ऑफ सरदार जी का बनाया गया, नर्मदा नदी पर ही, आप सभी जानते हैं। तो ये कहाँ होगा, नर्मदा। और ये कहाँ है, गुजरात में। ये कहाँ है, गुजरात में। उसके अलावा टिहरी बांध, अगर हम बात करें किसकी, टिहरी बांध, तो टिहरी बांध कहाँ है, ये भागीरथी नदी पर है। ये टिहरी बांध कहाँ है, भागीरथी, ये कहाँ है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और गुजरात का ये जो बांध बंधा हुआ है, गुजरात का ये जो बांध बंधा हुआ है, ये किस नदी पर स्थित है, यह नदी पर स्थित हुआ है। किस पर, ये स्थित हुआ है गुजरात का सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। टिहरी कहाँ है, उत्तराखंड में। और पहले यह किस में था, उत्तर प्रदेश का ही भाग था, लेकिन कट करके दूसरे में चला गया है। बच्चों देखिए अब इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और कल हम दूसरे सेशन में मिलते हैं आपको। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।